नमस्कार किसान भाइयों। इस टाइम पर धान की फसल खड़ी है वो 30 दिन से लगा करके 45 दिन के बीच की है। 30 दिन से जो 45 दिन के बीच का टाइम होता है, इस टाइम पर धान की फसल में इतने ज्यादा हमें काम करने की जरूरत पड़ती है। इसी टाइम पर गलती करते हैं और नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। कब जो यूरिया इस टाइम पर देना महत्वपूर्ण है। यूरिया की कीट लगते हैं, उनसे बचाव के लिए हम कौन से कीटनाशक डालने की आवश्यकता पड़ेगी, मात्रा क्या रहेगी, कैसे हम डाल सकते हैं। पर जो ग्रोथ होती है धान की, कल्लों का फुटाव होता है, वो लास्ट टाइम चल रहा होता, तो इस टाइम पर इनको भी हमें करने की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त और छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो भी हमें इस टाइम पर करना ज़रूरी होता है। तो हम इन सब काम को कैसे कर सकते हैं? एक चीज़ किसान भाइयों बता दें, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत से किसान भाई शुरुआत जो चीज़ें मैंने वीडियो में बताई होती हैं, उन्हीं को पूछते हैं कमेंट करके। यूरिया की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो जो पहली यूरिया है वो अमूमन हम 20-25 दिन पर दे देते हैं या उसके पहले ही दे देते हैं। अब दूसरी टॉप ड्रेसिंग का टाइम जो है 30-35 दिन के बीच का रहता है। जो 30 से 35 दिन का टाइम रहता है यूरिया का, इस टाइम पर हम अकेली यूरिया ही नहीं देते हैं। इसके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ों को हमें देने की ज़रूरत पड़ती है जो कि वास्तव में हमारे धान की फसल को ज़रूरत होती है। क्योंकि इस टाइम पर कीट भी हमारी फसल में लगना चालू होते हैं, पोषक तत्वों की भी कमी दिखाई पड़ना चालू हो जाती है। इसके साथ-साथ जो पौधे में हरापन है वो भी आपको थोड़ा कम दिखाई पड़ना चालू होता है और बहुत सी समस्याएँ इस टाइम पर आती हैं। तो जो हम यूरिया दे रहे हैं, यूरिया की सही मात्रा इस टाइम पर हमें लेने की ज़रूरत है 40 से 45 किलोग्राम, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड होता है जिस टाइम पर नाइट्रोजन की पौधे को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर हम नाइट्रोजन इस टाइम पर कम देते हैं तो पौधे का उतना अच्छा विकास या उतने अच्छे कलों का फुटाव नहीं हो पाता है जितनी हम उम्मीद करते हैं कि पौधे में हमारे इतने कलों का फुटाव हो जाए। तो 40 से 45 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए, और इसके साथ में अगर आपके खेत में कीट दिखाई पड़ रहे हैं तो कीटनाशक भी साथ में मिला सकते हो। जैसे कीटनाशक में फर्टेरा आता है, वर्टाको आता है, तो बहुत सी कंपनियों के अलग-अलग आते हैं, जिसमें क्लोएंट्रानिलिप्रोल होता है। क्लोएंट्रानिलिप्रोल के साथ अन्य बहुत से तत्व मिक्स होते हैं, तो उनको भी आप ले सकते हो और आसानी से इसको यूरिया के साथ में मिला करके दिया जा सकता है। यूरिया की जैसे हमने मात्रा बता दी है। अगर आप कीटनाशक में फर्टेरा ले रहे हो तो फर्टेरा की मात्रा आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ेगी, और यदि आप वर्टाको ले रहे हो तो 2.5 से 3 किलोग्राम आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी कंपनी का ले रहे हो अगर 0.4% में है तो आपको 4 किलोग्राम देना पड़ेगा, और 0.5% में है तो 2.5-3 किलो डाल करके पूरा किया जा सकता है। इससे फायदा क्या होगा कि जो आपके धान में इस टाइम पर तना छेदक लगा हुआ है वो आसानी से नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन जैसे आपको डालना है उसकी बात हम लास्ट में करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई पॉइंट इसमें छोड़ने वाले हैं। तो अब यूरिया के साथ में हम कीटनाशक डाल सकते हैं और 2 चीज़ों को हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसी टाइम पर बहुत से किसान भाई देखते हैं कि या तो वो जो 15 से 20 दिन पर जो हम पहली टॉप ड्रेसिंग यूरिया की करते हैं, उस टाइम पर जिंक नहीं डालते हैं या जिंक डालना उचित नहीं समझते हैं। तो उन किसान भाइयों को इस टाइम पर जब आप दूसरी टॉप ड्रेसिंग 30, 32, 35 दिन पर कर रहे हो, तो इस टाइम पर आपको जिंक भी डाल देना चाहिए, क्योंकि आपने यूरिया डाला है और अगर आप कोराजेन भी मिला करके डालते हो तब भी जिंक आसानी से मिलाई जा सकती है, या फर्टेरा डाल रहे हो तब भी आसानी से जिंक मिलाई जा सकती है। किसी प्रकार का नुकसान आपको देखने को नहीं मिलता है। देखो, जिंक जो मार्केट में उपलब्ध है वो आपको अलग-अलग परसेंटेज में मिलेगी। तो हम बात करेंगे जो 33% ज़्यादातर किसान भाई डालते हैं, इसकी 6 किलोग्राम मात्रा आपको प्रति एकड़ लेनी पड़ेगी। अगर 21% वाली ले रहे हो तो इसकी 8 से 10 किलोग्राम मात्रा लेनी पड़ेगी। दोनों को आसानी से यूरिया के साथ में मिला करके डाला जा सकता है। तो जिंक को भी पूरा किया जा सकता है, और बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि हमारे पौधे लंबे टाइम तक और हरे-भरे रहें, अच्छी ग्रोथ हो, कलियों का फुटाव भी अच्छे से हो, और भोजन बनाने की जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छे से होती रहे। तो इस टाइम पर किसान भाइयों आपको जिंक के साथ-साथ जो सल्फर आती है उसको भी डाल देना है। सल्फर बेंजोनाइट जो आती है मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसकी जो मात्रा है आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना है। अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट बुआई के टाइम पर किया है तो आपको सल्फर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप एनपीके 20-20-0-13 दिया है तब भी आपको
सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें पहले से ही सल्फर अच्छी मात्रा में मौजूद होती है, तो सल्फर की कमी आपके खेत में नहीं दिखेगी। अब इन चीज़ों को आप अगर पूरा कर देते हो तो आपके खेत में जो नाइट्रोजन की इस टाइम पर कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। जो जिंक की पूर्ति किया है उससे पौधे में और हरापन आएगा, कलियों का फुटाव भी बेहतर ढंग से होगा और अच्छी ग्रोथ और विकास भी करेगी। लेकिन ये टाइम एक ऐसा होता है जिस टाइम पर अमूमन किसान भाइयों को दूसरी बार ग्रोथ प्रमोटर डालने की आवश्यकता रहती है, जिन किसान भाइयों के खेत में कलियों का फुटाव उतना बेहतर नहीं हुआ है जितना बेहतर वो चाहते हैं। तो इस टाइम पर आप ग्रोथ प्रमोटर अगर डाल रहे हो तो देखो, दानेदार ग्रोथ प्रमोटर अगर आप ले रहे हो तो उर्वरक के साथ जो यूरिया आप ले रहे हो इसमें आसानी से इसको भी मिलाया जा सकता है। फिर आप जिंक भी मिलाए हो, ग्रोथ प्रमोटर भी मिलाए हो और कीटनाशक भी मिलाए हो, आसानी से ये भी साथ में मिलाया जा सकता है। देखो, समुद्री शैवाल से बने हुए जो ग्रोथ प्रमोटर हैं इसको भी आसानी से आप मिला सकते हो। समुद्री शैवाल से बने हुए ग्रोथ प्रमोटर इसमें अगर आप सेकंड पीरियड में डाल रहे हो तो 4 किलोग्राम आपको मात्रा मिला करके डालनी रहेगी और इसको आसानी से यूरिया के साथ में मिला करके डाल सकते हो। लेकिन अगर आप ह्यूमिक एसिड, फ्लिविक एसिड डाल रहे हो तो इसको भी आप मिला करके आसानी से डाल सकते हो, बशर्ते थोड़ा ध्यान रखना है कि जब आप मिला रहे हो इन अलग-अलग चीज़ों को तो ये ऐसा नहीं करना है कि आप एक साथ यूरिया डाल लिया और उसमें एक साथ सभी चीज़ों को पहले से मिलाकर रख दिया और फिर बुआई करना चालू किया। तो इससे क्या होगा, जो आपके जिंक पड़ी हुई है वो और ये चीज़ें जो पड़ी हुई हैं और ह्यूमिक एसिड आदि पड़ा है तो ये बहुत जल्दी घुलना चालू हो जाएँगे और पहले ही ये गीली हो जाएँगी, जिससे बुआई करने में आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता। तो इसलिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में आप मिला करके और थोड़ी-थोड़ी खेत में बिखेरते रहिए, जिससे आपको डालने में भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आता है 45 दिन का टाइम। तो 45 दिन का जो टाइम है, इस टाइम पर आपको तीसरी बार यूरिया देने की ज़रूरत रहती है और तीसरी बार यूरिया इसलिए देने की ज़रूरत रहती है क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद गबोड़ अवस्था में धान आ जाता है, जो 120 दिन में पककर तैयार होती है। उसमें 50 दिन पर लगभग धान जो है गबोड़ अवस्था में आना चालू हो जाता है। तो अगर आपकी 120 दिन के अंदर पकने वाली वैरायटी है तो 45 दिन पर आपको तीसरी बार यूरिया डालनी है और अगर आपकी 130-35 दिन पर पकने वाली वैरायटी है तो आप 50-55 दिन पर डाल सकते हो, यानी गबोड़ अवस्था के जस्ट पहले आप डाल सकते हो। इसका फायदा जो है वो भी हम बात करने वाले हैं। पहले हम बता देते हैं कि इस बार कितनी-कितनी मात्रा रहेगी। देखो, इस बार आपको ग्रोथ प्रमोटर किसी तरह का डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर का अब कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर का सीधे-सीधे काम होता है कलियों का फुटाव करना, पौधे में जड़ मजबूत करना और अच्छे से विकास करना। चूँकि जड़ भी आपके खेत में मजबूत पौधे में हो गई है, कलियों का फुटाव जितना होना था वो भी हो गया है, तो अब आपको ग्रोथ प्रमोटर तीसरी बार डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप तीसरी बार डालते हो तो केवल पैसे की बर्बादी ही करना है और कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस टाइम पर कीट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो अगर फिर से कीट आपके खेत में देखने को मिल रहे हैं या पत्ती लपेटक या अन्य कोई कीट लगना चालू हो गए हैं और पहली बार जो दवा डाली है, तो वो शुरुआत में ही डाल दी थी और लगभग 20, 22, 25, 30 दिन का टाइम हो गया, तो अब आपके खेत में फिर से तना छेदक जैसे और कुछ कीट दिखाई पड़ने चालू हो सकते हैं। तो अब जो आपको कीटनाशक डालना है वो बदल करके डालना है। देखो, एक थायोमेथाक्सम और लैम्डासाइलोथ्रिन दवा आती है, इसको आप 200 ml मात्रा लेकर के स्प्रे कर सकते हो। इसको आपको उर्वरक के साथ में नहीं मिलाकर डालना है, उर्वरक के साथ में मिलाना बेकार की बात होगी। और दूसरी आती है इमामेक्टिन, तो इमामेक्टिन और लैम्डासाइलोथ्रिन एक में नहीं मिला सकते हो, इस बात का ध्यान रखना है। इमामेक्टिन आप अकेली डाल सकते हो, इसका भी स्प्रे किया जा सकता है, जिससे इस तरीके की जो समस्या होती है वो आसानी से कीटों की कंट्रोल हो जाएगी। बाकी इसको आप बाद में जब कीट आदि लगे तो आप डाल सकते हो। अगर आप इस टाइम पर यूरिया डाल रहे हो तो यूरिया की अब आपको बहुत भारी भरकम मात्रा डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जो आपको प्रति एकड़ मात्रा डालनी है, क्योंकि हरापन थोड़ा-थोड़ा कम होता है, तो हरापन को बरकरार रखने के लिए, जिससे पौधे में नाइट्रोजन की कमी लास्ट तक ना दिखे, तो इसलिए केवल हमें नाइट्रोजन को थोड़ी मात्रा में पूरा करना है, ये नहीं कि काफ़ी ज़्यादा डाल दिया। काफ़ी ज़्यादा डालने में समस्या क्या आती है कि यदि आपने 30, 40, 45 किलो
तक इस टाइम पर डालते हो तो पौधे में हरापन काफ़ी अधिक आ जाता है। जितना हरापन ज़्यादा आएगा, कीटों का आक्रमण इस टाइम पर ज़्यादा होगा और जितने अधिक कीट हमला करेंगे उतनी बार-बार दवाएँ डालनी पड़ेंगी और उतना ही आगे चल कर के आपको नुकसान भी होने वाला है। दूसरा नुकसान, अगर इस टाइम पर मात्रा आप यूरिया की ज़्यादा डाल देते हो, पौधे की अचानक लंबाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तने की जो मजबूती है वो कमज़ोर होगी और जब तने की मजबूती कमज़ोर होगी तो पौधे गिरने का चांस भी अधिक बढ़ जाता है। तो इस टाइम पर अगर आप यूरिया डाल रहे हो तो एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप शुरुआत में पोटाश की मात्रा जितनी ज़रूरत थी उतनी नहीं डाली है, तो ये टाइम एक ऐसा है जिस टाइम पर आपको पोटाश की जो बची हुई मात्रा है वो भी पूरी करनी है। देखो, यूरिया इस टाइम पर आपको लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से 15 से 20 किलोग्राम। पोटाश इस टाइम पर आप 10 किलो ले लीजिए और दोनों को साथ में मिला करके डाल देना है। दोनों को साथ में मिला करके आसानी से डाल दीजिए और उसके बाद 24 घंटे के बाद आपको सिंचाई कर देनी है। पहले जब 30 दिन पर आपने यूरिया का उपयोग किया था तब भी खेत में बस पर्याप्त नमी होनी ज़रूरी थी और उसके बाद 24 घंटे के बाद आपको सिंचाई करना ज़रूरी है। सिंचाई करके 3 से 4 इंच पानी भर के छोड़ दीजिए। अच्छे से दवाएँ भी काम करेंगी, कीटनाशक जो दवाएँ डाली हैं वो भी काम करेंगी और जो उर्वरक है वो भी काफ़ी अच्छे से लगेगी। लेकिन पानी भरे खेत में अगर डालते हो तो यूरिया की उतनी अच्छी तरीके से खेत में नहीं लगेगी जितनी अच्छी तरीके से लगना चाहिए था। तो इसलिए सूखा खेत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर्याप्त नमी हो और बाद में आपको सिंचाई कर देनी है। पोटाश के अब थोड़े इस टाइम के जो फ़ायदे हैं वो आपको बता देते हैं, क्योंकि यूरिया डालोगे तो नाइट्रोजन के कारण पौधे की जो हाइट बढ़ती है उससे आपके पौधे कमज़ोर पड़ते हैं। अगर आप पोटाश डाल दोगे तो पौधे के तना में भी मजबूती आएगी। इसके साथ-साथ कुछ टाइम के बाद जब गबोड़ अवस्था आती है तो यूरिया का पूरा फ़ायदा मिलता है कि बालियाँ एक साथ निकल जाती हैं और जो पोटाश आपने डाला है वो जो बाली निकलती है उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है, दाने की मोटाई भी बढ़ती है और खोखलापन जो आने की समस्या रहती है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो इस तरीके से इसको आप 45 दिन तक पूरा कर सकते हो, लंबी अवधि की है तो 50-55 दिन तक पूरा कर सकते हो। इसके बाद आपको कौन-सी उर्वरकों को डालना है, कौन-सी चीज़ों को कैसे क्या पूरा करना है, वो आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और खेती से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।